अन्नदाता, अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मिर्च की उन्नत किस्में और रुपाई तकनीक पर जानकारी। लेमन ग्रास की खेती से किसान कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। खेती यदि तकनीक और सूझबूझ के साथ की जाए तो बड़े मुनाफे का सौदा होती है। कुछ फसलों की खेती में किसान कम लाभ ले पाते हैं, जबकि कुछ ऐसी होती है जिससे किसान अच्छा खासा फायदा कमा लेते हैं। मिर्च की खेती भी ऐसे ही मोटी कमाई वाली है, बस इसको सही तरीके से करने की जरूरत है, जिसके बारे में बता रही हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शिरीन अख्तर। जैसे कि हम लोग जानते हैं, मिर्च ऐसी सब्जी है जिसके बिना हमारे हर दिन का खाना नहीं होता है। हर दिन हमारे थाली में एक मिर्च एटलीस्ट होना ज़रूरी होता है। और मिर्च ऐसे सब्जी भी है कि जो सालों भर फलता है। जो फसल है, मेन सीजन इसका जो है वो थोड़ा सा रबी वाला है, शीतकालीन वाला है। उसको हम लोग अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं। और एक फसल और हम लेते हैं जो खरीफ का फसल है, जिसको हम लोग काफ़ी लगाते हैं, जिसका बुआई हम लोग जून जुलाई में करते हैं तथा 1 महीने में इसके ये जो फसल है ये रोपाई के लिए तैयार हो जाता है। मिर्च की खेती के लिए 6.5 से 7.5 pH सर्वोत्तम माना जाता है। वैसे तो हरी मिर्च की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक हो, वो मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी गई है। मूल प्रक्षेत्र में लगाने से पहले अच्छे से खेत की तैयारी करनी होगी। 3 से 4 बार अच्छे से जुताई करके लास्ट में पाटा से उसको लेवलिंग भी कर लेना पड़ेगा। और लास्ट जब जुताई होगी, शेष जुताई के समय पे जो है 250 क्विंटल अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट जो है हम लोग खेत में पर हेक्टेयर मिला देंगे। तो इसके साथ साथ में खाद पानी भी ज़रूरी है। तो गोबर की खाद की बात हमने कर ली है, साथ साथ में रासायनिक खाद भी बहुत ज़रूरी होता है। तो बेसल डोज के तहत में जो है 75 किलो प्रति हेक्टेयर का फॉस्फेट और पोटैश भी 75 किलो देते हैं। साथ में 50 किलो जो है रासायनिक नाइट्रोजन भी उसमें देते हैं प्रति हेक्टेयर के लिए। और लगाने के रोपाई के जो है 1 महीने बाद बाकी 50 किलो नाइट्रोजन जो है टॉप ड्रेसिंग के तहत पे हम लोग उसमें अप्लाई करते हैं। और
उसके एक और महीने बाद में जो है और 50 किलो नाइट्रोजन टॉप ड्रेसिंग करते हैं। तो टॉप ड्रेसिंग, हर टॉप ड्रेसिंग के बाद में अच्छे से पौधे में मिट्टी भी चढ़ाया जाता है और उसको क्यारी अच्छे से मेंटेन किया जाता है। मिर्च की संकर किस्में: काशी अर्ली, काशी हरिता, उजाला, तेजस्विनी, अग्नि, चैंपियन। सूर्या की खेती करके किसान अधिक पैदावार ले सकते हैं। सामान्य बीज की मात्रा 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर लगती है और मिर्च की हाइब्रिड किस्मों के लिए बीज की मात्रा 200 ग्राम से 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर लगती है। मिर्च के बीज की बिजाई करने से पहले उसको उपचारित कर लेना चाहिए ताकि बीज का अंकुरण सही हो। बीज को 3 ग्राम थीरम और 2 ग्राम कार्बेडिज्म प्रति किलो बीज से उपचार कर लेना चाहिए। इस प्रकार से 3 से 4 सप्ताह में नर्सरी पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। कुछ अच्छे किस्म आप लोग लगा सकते हैं, जो जैसे कि पंच C1 है, पूसा ज्वाला है, पूसा सदाबहार है, उसके बाद में पंजाब सुर्ख है, पंजाब लाल है, ये सारे किस्म मिल जाती है। और या फिर सूरजमुखी है, बुलेट है, इनको भी आप लोग लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ में जो है हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि रोपाई करने से पहले हम लोग जैसे नर्सरी से बिजड़ा को उठाएंगे, रोपाई करने से पहले उसको ट्रीटमेंट करते हैं। पहले कोई भी फंजीसाइड में देके ट्रीटमेंट करते हैं। हम लोग यूजुअली कार्बेंडाजिम यूज़ करते हैं, उसका 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से हम लोग बीज की जो बिजड़ा की ट्रीटमेंट करेंगे उसमें हम लोग उसको 10 मिनट बिजड़ा को डिप करके रखेंगे और उसके बाद में अच्छे से बेड्स बन जाएगी, बेड्स बनती है और क्यारियों में हम लोग मिर्च की रोपाई करते हैं। तो 2 क्यारियों के बीच में जो है दूरी हम लोग 60 सेंटीमीटर का देंगे तथा जब हम पौधा लगाएंगे उसमें पौधे से पौधे की दूरी जो है वहाँ पे 45 सेंटीमीटर हम लोग बरकरार रखेंगे। और मिर्च की पौधे जो है हम लोग रोपाई करेंगे शाम में रोपाई करने से जो है ट्रांसप्लांटिंग शॉक हम बोलते हैं, उसमें ट्रांसप्लांटिंग शॉक कम से कम लगती है और उसमें पौधा जल्दी से जल्दी रिकवर करने की कोशिश करता है और रिकवर जल्दी भी कर जाता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसानों की आमदनी बढ़ाने की कवायद में जुटी सरकार पूरे देश में एरोमा मिशन के तहत औषधीय फसलों की खेती को बढ़ावा भी दे रही है। लेमन ग्रास भी ऐसी ही एक फसल है जो कि एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी का सबसे बेहतर सोर्स है। लेमन ग्रास ऑयल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल परफ्यूम और कॉस्मेटिक उद्योग में होता है। जैसे जैसे ये इंडस्ट्री बढ़ रही है, लेमन ग्रास की भी मांग बढ़ी है, इसलिए किसानों के लिए ये फायदे की खेती बनती जा रही है। तो चलिए इसकी खेती के बारे में जानते हैं वन उत्पादकता संस्थान लालगुटवा रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर योगेश्वर मिश्रा से। सर्वप्रथम मैं लेमन ग्रास के बारे में बताना चाहूँगा। ये घास कुल का प्रजाति होता है, ग्रेमिनी जिसको बोलते हैं फैमिली हम लोग। इसका एक सदस्य होता है और इसका बिहेवियर बिल्कुल घास की तरह होता है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये कि ये घास की तरह ही व्यवहार करता है। ये चाहे आप इसको बहुत ही आर्द्र कंडीशन में या बहुत ही सूखे कंडीशन में ग्रो करना चाहें तो दोनों ही तरह की स्थिति के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है।
लेमन ग्रास, जिसे नींबू घास भी कहते हैं, इसकी खेती सिंचाई की सुविधा हो वहाँ तो हो सकती है, जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं हो वहाँ भी की जा सकती है। जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं होती वहाँ इसे बरसात में लगाएं और जहाँ सिंचाई हमेशा मिल सकती है वहाँ अधिक ठंड और अधिक गर्मी को छोड़कर कभी भी लगा सकते हैं। इसकी खेती उन क्षेत्रों के लिए अधिक फायदे वाली है जहां जंगली जानवर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि इसे कई जंगली या छोटे जानवर नहीं खाते हैं। साथ ही रोग कीटों की समस्या भी नहीं आती है। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जो सॉइल कंडीशन जो होता है, दोमट मिट्टी और जो थोड़ा सा रेतीला मिट्टी होता है, ये इसके लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। अब मैं चर्चा करना चाहूँगा कि कैसे बीज हम प्राप्त कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय जो बागवानी मिशन है, इसके अनेक एजेंसी झारखंड में कर रहे थे। इवन के रांची सेंटर में इसकी बहुत ज़्यादा एजेंसीज कार्यरत हैं। इनके माध्यम से आज इसकी जो उन्नत प्रजाति है, जो कि CMF लखनऊ ने डेवलप किया हुआ है, रोजा करके एक वैरायटी है, हरित करके, ऐसे अनेक 2-3 प्रजाति विकसित की है, जिसके अंदर ऑयल का कंटेंट बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से कृषक बंधु जो हैं, चाहे तो ऐसी एजेंसी से संपर्क करके इसके बीज को प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब लेमन ग्रास के उपयोग के बारे में जान लें। इसके तेल से नींबू की तरह विशेष खुशबू आती है, जिसका प्रयोग दवाओं में, अच्छे स्टैंडर्ड का परफ्यूम बनाने में, सौंदर्य प्रसाधनों में और साबुन का निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा इसके डंठल का भी निर्यात होता है। इसकी बाजार व्यवस्था की जानकारी के लिए आप नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क करके ही इसकी खेती करें, जिससे आपको किसी तरह की परेशानी नहीं हो और आपका उत्पाद आसानी से बिक जाए। तो उसकी खेती करने के लिए हमको करीब 1 हेक्टेयर में कम 4 या 5 किलो सीड की आवश्यकता होती है, बीज की आवश्यकता होती है। और बीज को हम पहले नर्सरी में ऐसी नर्सरी बेड लगा करके इसका छोटा पौधा तैयार कर सकते हैं, और इस तरह से उगाए गए पौधे को हम खेतों में ले जा करके कम से कम 2 या 2.5 मीटर के स्पेसिंग पे हम इसको पूरे सघन रूप से इसको लगा सकते हैं। तो इस तरह से कम 1 हेक्टेयर क्षेत्र में आपको 35 से 40 हज़ार पौधे जो है आराम से लगाए जा सकते हैं। इसकी खेती सिंचित, असिंचित क्षेत्रों के अलावा सूखा, ऊसर और ढलान वाले खेतों में कर सकते हैं। इसकी खेती के लिए पुराने फसल से स्लिप लिया जाता है और इसकी रोपाई की जाती है। 1 हेक्टेयर में लगभग 60,000 स्लिप्स लगते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हुए इसकी रोपाई करते हैं। रोपाई से पहले खेत की तैयारी के समय गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालें। अन्य रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करें। अगर कंपोस्ट खाद उपलब्ध न हो तो उस दिशा में रासायनिक खादों का प्रयोग करना पड़ेगा। खड़ी फसल में खाद उर्वरकों के प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं होती। रोपाई के बाद अगर बरसात का दिन नहीं है तो शुरुआत में सिंचाई करनी होगी। इस तरह से आपकी फसल 5 से 6 माह के बाद कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। इससे कटाई किस तरह से करें? तो प्रथम बार जब आप रोपण करते हैं, उसके बाद कम से कम 3 या 4 में जो प्रथम कटाई होती है वो 3 से 4 महीने के बाद होती है। 3 से 4 महीने आप कटाई कर सकते हैं। उसके कटाई के लिए है कि कम से कम ऊपर 2 या 3 सेंटीमीटर हमको ऊपर छोड़ना पड़ता है, ठीक है, ताकि आने वाले समय में फिर वो एरिया जो है अच्छा पूरा भर जाए आपका खेत पूरी तरह से। तो इस तरह से 3 या 4 कटाई 1 साल के अंदर में हम कर सकते हैं, और प्रति कटाई से कम 10 से 8 या 10 टन जो है प्रति हेक्टेयर उपज मीन्स लेमन ग्रास जो घास होता है वो हम तैयार कर सकते हैं। और इसको काट करके हम इसको एक सूखे एरिया में हम इसको सुखाते हैं, एक ड्राई एरिया में जो कि इनके शेडेड होता है, छायादार जगह पर इसको सुखाया जाता है। और यहाँ से फिर इसको जो आसवन करने वाला जो यूनिट है, डिस्टिलेशन यूनिट, वहाँ पर इसको सप्लाई किया जाता है। इसकी खेती में जहाँ तक लागत की बात है तो पहले साल 40 से 50 हजार रुपए प्रति क्विंटल लागत आती है। इसके बाद लागत कम आती है। आइए अब लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। लाभ के बारे में बात करें तो कम से कम 250 किलोग्राम तेल का उत्पादन 1 साल में होता है, और प्रति लीटर तेल का भाव 1000 रुपए भी मानकर चलें तो कुल आय 2,50,000 रुपए होती है, जिसमें से लागत निकाल दी जाए तो 2 लाख रुपए तक शुद्ध लाभ लिया जा सकता है। इसकी खेती में एक बात का और ध्यान रखना होगा कि आपके क्षेत्र में तेल निकालने की मशीन उपलब्ध हो, या आप चाहें तो किसानों का समूह बनाकर तेल निकालने वाली इकाई भी लगा सकते हैं। इसमें वही आसवन इकाई प्रयोग में लाई जाती है जो मिंथा के लिए प्रयोग होती है।
इस तरह से हम देखेंगे कि प्रति हेक्टेयर आप 3 या 4 बार कटाई करेंगे, प्रति हेक्टेयर 3.5 से 4 लाख जो इसका रेट चला हुआ है 1500 रुपये पर लीटर इसके ऑयल का रेट होता है। तो इस तरह से कम हम 1 हेक्टेयर में 3.5 से 4 लाख रुपए का उपज हम निकाल सकते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है। इसके माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की किस तरह से लेमन ग्रास की प्रजाति का आप खेती कर सकते हैं, किस तरह से इसको आय अर्जित करके आप अपने आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। बिहार सहित झारखंड में मछली पालन की असीम संभावनाएं हैं। प्रदेशों के जिन किसानों के पास पोखर, तालाब और डोभा है, वे खेती बाड़ी के साथ इन तालाबों में मछली पालन करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके लिए किसानों को मछली पालन की तकनीकी जानकारी होना बेहद जरूरी है, जिसके बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत जिला मधुबनी के मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश कुमार। सर्वप्रथम जो हमने फील किया है कि जब भी हम नए तालाब के निर्माण में जाते हैं तो आपको पता है कि जो ऊपर की 15 सेंटीमीटर मिट्टी जो होती है वही उपजाऊ होती है। और किसान बंधु क्या करते हैं, शुरू में जेसीबी हो या ट्रैक्टर की मदद से या खुदाई से पूरी मिट्टी को हटा देते हैं। हमें इसको नहीं करना है। सर्वप्रथम जो ऊपर की 15 सेंटीमीटर की मिट्टी है, 2 बित्त जिसको हम बोलते हैं, उस मिट्टी को खुरच करके एक जगह साइड में रख लें और उसको ढक के रख दें, छाया में या किसी कपड़े से या किसी बोरे से ढक के रख दें। अब आप तालाब निर्माण करना चाहते हैं, तालाब जो निर्माण करना है आप उसमें क्या संचय करना चाहते हैं इस पे भी। अगर आप सबसे छोटी मछली करना चाहते हैं तो उसके लिए तालाब की गहराई अलग है, और जो उससे बड़ी मछली करना चाहते हैं, फिंगर इस अंगुली का करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग है। और आप ईयरलिंग करना चाहते हैं, जैसे बाजार में जो मछली उपलब्ध रहती है 1 केजी की, 1.25 केजी, 2 केजी की या उससे ऊपर, उसके लिए तालाब निर्माण के लिए अलग अलग गहराई है। सर्वप्रथम जो सबसे छोटी मछली है, जो फ्राई बोलते हैं हम जिसको, स्पाउन है, उसके लिए हमें तालाब का जो गहराई है वो मात्र 1 मीटर रखना है। और जैसे हम अंगुली का साइज पे आते हैं, इतनी बड़ी साइज जो अंगुली है, अंगुली का है, उसके लिए हमें जो तालाब की गहराई है वो 1.5 मीटर कर देना है, 5 फीट। और जो बड़ी मछली है उसके लिए हमें गहराई जो है 1.5 मीटर से लेकर 2 मीटर पानी रखने की आवश्यकता है। और एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, चाहे कोई भी तालाब हो, हमें जितना पानी रखना है उससे 1 या 2 फीट जो है ऊंचा उसका हमें बंद बनाना है। तो किसी भी तालाब के निर्माण के लिए, चाहे नर्सरी तालाब हो या इसी के लिए, सर्वप्रथम जो आपने जो मिट्टी हटाई थी, जो 15 सेंटीमीटर के जो आपने रखी थी मिट्टी, उस मिट्टी को आपने ढक के रख दिया। उसके बाद आप जो उचित गहराई है, ये जो मिट्टी थी इसको आप उस पर बिछा दें। जो आपके पास पहले जो मिट्टी आपने ऊपर की रखी थी इसको उस पर बिछा दें। तालाब निर्माण का सही समय गर्मी का महीना होता है। तालाब निर्माण के बाद पानी का सामान्य पीएच बनाए रखने और तालाब में प्राकृतिक आहार के लिए गोबर, चूना और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। इन चीजों का प्रयोग तालाब में मछली डालने से पहले और बाद में किया जाता है। पीएच सामान्यतः जो हमारा होना चाहिए 7 से 9 के बीच होना चाहिए। अगर कुछ कमी आपको लगती है तो थोड़ा सा जो है उसमें आप जो कली चूना है, पहली बार अगर आप मिट्टी में मिलाएंगे नए तालाब में तो आप पत्थर चूना का व्यवहार करें। पाउडर वाला चूना जो है वो हमेशा पानी में डालते हैं, और जो पत्थर वाला चूना है, जिसको पत्थर चूना भी हम लोग बोलते हैं, वो सस्ता भी होता है, उसको आप उसमें मिला देंगे। आप पीएच के मान के उपरांत है कि पीएच का मान कितना है, उसी के अनुसार आप उसको यूज करेंगे। तो अगर पीएच मान आपका 6.5 है तो आपको प्रति हेक्टेयर 200 से 300 केजी
चूना का व्यवहार करना है। चूना डालने के उपरांत और एक चीज हमेशा ध्यान रखें, कोई भी उर्वरक या कोई भी जो हम रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं या गोबर का, तो उसमें तालाब निर्माण में 15 दिनों का अंतराल देना बहुत अच्छा माना जाता है। तो सर्वप्रथम आपने चूना डाल दिया 1 एकड़। सबसे प्रथम हम गोबर जो है, जो हमारे जो किसान बंधु हैं, वो गोबर जो है आप यूज कर सकते हैं 1000 kg। प्रथम जो आपका माह है उसमें 1000 kg गोबर आप प्रति एकड़ के हिसाब से व्यवहार कर दें। 1000 नहीं तो 500 से 700 भी उपयुक्त रहता है। तो उससे क्या होता है, जंतु प्लवक और प्राणी प्लवक की मात्रा उसमें बढ़ती है। फिर जो यूरिया जो है प्रति एकड़ हमको मात्र 30 किलो देना है और उसका अंतराल फिर हमें, और म्यूरेट ऑफ पोटाश 8 kg जो है प्रति एकड़, ये हमें व्यवहार करना है। लेकिन ये खुराक जो है 1 मंथ में देंगे, फिर अगले मंथ में ये 1000 kg गोबर फिर वही 30 किलो या 20 किलो जो यूरिया देना चाहते हैं और म्यूरेट ऑफ पोटाश 8 kg के प्रति एकड़ के हिसाब से ये व्यवहार करना है। शुरुआत में गोबर की खाद और चूना डालते हैं और 7 से 10 दिन बाद अन्य उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। फिर जब तालाब में प्राकृतिक आहार बनने लगता है तब मत्स्य बीज डाला जाता है। उसके बाद 1 माह के अंतराल पर गोबर, चूना और उर्वरकों का प्रयोग करते रहते हैं और ठंड के मौसम में इनका प्रयोग बंद कर दिया जाता है। ये तो हुई पोषक तत्वों और चूना प्रयोग करने की बात। अब यह समय तालाब में मछलियों का बीज डालने का है, जिसमें सावधानियां बहुत जरूरी होती है। और मछलियों का जो संचयन करेंगे नए तालाब में, वो आप सुबह या शाम को करेंगे जिस वक्त टेम्परेचर सामान्य रहता है। और जिस पॉलीथीन बैग में आप मछलियों को बाहर से लाते हैं उस पॉलीथीन बैग में ही, बंद में ही आधे घंटे तक तालाब के पानी के ऊपर उसको रख देंगे, ताकि जो उसका टेम्परेचर है जहाँ से आप लेके आए हैं और जो आपके तालाब का टेम्परेचर है वो एक समान हो जाए। उसके बाद आप उसका मुंह खोल के उसको धीरे से संचित कर देंगे। और अब आती है खुराक प्रबंधन की बात। सबसे छोटी मछलियों को हमें सबसे ज़्यादा खुराक देने की आवश्यकता होती है। आप उसका एक वजन ले लेंगे और उस वजन से 6 से 8 गुना पाउडर फॉर्म के रूप में मछलियों को 15 से 20 दिनों तक खिलाएंगे। फिर उसके बाद 3 से 4%, और जब मछलियाँ 2 से 3 महीने की हो जाए उसके बाद आप 2 से 3% आहार प्रबंधन पर ले आएंगे। इसके लिए आप चावल की खल्ली और जो चावल का भूसा और जो सरसों की खल्ली है 1:1 के रूप में व्यवहार कर सकते हैं। और साथ ही आप कुछ मिनरल मिक्स जो है बाजार में, जैसे एग्रीमिन फोर्ट है, विटामिन मिनरल मिक्स, वो भी 1% और आधा % से 1% लवण भी व्यवहार कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव गुरई, जिला समस्तीपुर के ओमकार लाल ने। आपने फसलों में अमरबेल की समस्या और उसके बचाव के उपायों के बारे में जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अमरबेल फसलों के लिए एक खतरनाक खरपतवार है, जिसकी मुख्य रूप से रिजके में गंभीर समस्या देखी जाती है। परंतु ये अलसी, चुकंदर, मिर्च, प्याज, गाजर, सूरजमुखी, मेहंदी और कई वृक्षों पर आसानी से एक पीले जाल के रूप में लिपट जाता है। इसको आकाश बेल, अमर बेल, अमर बल्लरी भी कहते हैं। ये परजीवी खरपतवार कृषि के लिए एक गंभीर समस्या है, जिनको नियंत्रित करने के लिए उपलब्ध साधनों की प्रभावकारिता कम होती जा रही है। ये अपना भोजन बनाने, अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए दूसरी फसलों पर निर्भर रहता है। अमरबेल का फैलाव बीज और कार्यकी प्रवर्धन द्वारा होता है। अमरबेल परजीवी पौधे में उगने के 25 से 30 दिन बाद सफेद अथवा हल्के पीले रंग के पुष्प गुच्छ में निकलते हैं। प्रत्येक पुष्प गुच्छ में 15 से 20 फल और प्रत्येक फल में 2 से 3 बीज बनते हैं। अमरबेल के बीज अत्यंत छोटे होते हैं। बीजों का रंग भूरा अथवा हल्का पीला, जो कि बरसीम तथा रिजके के बीजों जैसा होता है। पकने के बाद बीज मिट्टी में गिरकर काफी सालों तक सुरक्षित पड़े रहते हैं।
और उचित नमी मिलने पर दोबारा अंकुरित होकर फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। परपोषी मिल जाने पर 35 दिन में परिपक्व हो जाते हैं। अमरबेल कभी एक साथ नहीं फैलती, इसलिए खेत का लगातार निरीक्षण करना जरूरी है। शुरू में 2-3 स्थानों पर और धीरे धीरे पूरे खेत में फैल जाती है। अमरबेल लताओं की तरह बढ़कर फसलों और पेड़ों के ऊपर छा जाती है, जिससे फसल और पेड़ सूख जाते हैं। अमरबेल के प्रकोप से उड़द, मूंग में 30 से 35% और लूसर्न में 60 से 70% औसत पैदावार में कमी दर्ज की गई है। इसलिए इसकी रोकथाम के लिए आप फसलों के अमरबेल रहित बीज को इस्तेमाल में लाएं। नमक के 10% घोल में बीजोपचार से अमरबेल के बीज अलग हो जाते हैं। रिजके के बीजों को साफ पानी में धोकर काम में लें। अमरबेल से प्रभावित चारे की फसलों को जमीन की सतह से काटने पर अमरबेल का प्रकोप कम हो जाता है। अमरबेल से प्रभावित चारे की फसल को खरपतवार में फूल आने से पहले ही काट लेना चाहिए, जिससे इसके बीज नहीं बन पाते हैं और अगली फसल में इसकी समस्या कम हो जाती है। अमरबेल उगने के बाद परंतु फसल में लपेटने से पहले खेत में हैरो चलाकर इस खरपतवार को नष्ट किया जा सकता है। यदि अमरबेल का प्रकोप खेत में थोड़ी थोड़ी जगह में हो तो उसे उखाड़कर इकट्ठा करके जला देना चाहिए। शुरू में ही अमरबेल को रिजके के साथ काट करके जलाकर नष्ट कर दें और कटे हुए स्थानों पर पैराक्वेट 1% छिड़कें, जिससे अमरबेल और संपर्क में आने वाला रिजका नष्ट हो जाएगा। परंतु सिंचाई के साथ रिजका दोबारा फूट जाएगा। यदि अमरबेल का प्रकोप पेड़ों पर हो रहा है तो पेड़ों की छटाई कर देनी चाहिए, जिससे पेड़ों को सूखने से बचाया जा सके। और इस तरह किसान भाइयों, आप इन बताए गए उपायों को यदि अपनाते हैं तो आप इस बिना जड़ वाली परजीवी खरपतवार से अपनी फसलों को बचाकर अच्छी क्वालिटी का अधिक उत्पादन ले सकेंगे। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।